अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वो जो एक बहुत लंबी सी यहाँ पे हमारी लिस्ट आई हुई थी अगली सी, उस लिस्ट को कैसे ख़त्म करना है, इस तरह के आइकन्स कैसे हमने स्टैटिक फाइल से लोड करना है, स्टैटिक फाइल्स को मैनेज कैसे करना है, और इन केस अगर हम लॉगिन हो रहे हैं तो वो जो एक लंबे से सारे बटन्स यहाँ लगा दिए थे उसको नाइसली कैसे हम साइड पे मैनेज कर सकते हैं जो अकाउंट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अकाउंट रिलेटेड है। इसको अगर हम लॉग आउट कर लें तो इतना ही गायब हो जाए और इसी पेज पे रहे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉग्ड आउट यूज़र भी एक्सेस कर सकते हो। लॉग इन यूज़र अब इनमें से किसी और फंक्शन पे जाएंगे तो वो लॉगिन पे आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन आप जैसी ऐड प्रोफाइल करेंगे वो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। अब इसमें मज़े की चीज़ ये है कि आप ये नोटिस करें कि जिस टाइम हमने यहाँ से लॉग आउट किया ये पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, ये सिर्फ इस पेज पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ किया जे क्यूरी के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और उस स्क्रिप्ट को फिर जिस तरह जेंगो पे मैनेज किया जाता है उस चीज़ को हमने कवर किया। और उसके बाद सारी स्टैटिक फाइल्स को जिसमें इमेजेस, CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट शामिल हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे रेडी किया जाता है, वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। बिफोर वी फाइनली मूव ऑन टू द डिप्लॉयमेंट पार्ट, उस डिप्लॉयमेंट से पहले हमें स्टैटिक फाइल्स मैनेज करना आनी चाहिए। सो व्हाट आर द स्टैटिक फाइल्स? अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो CSS HTML जावास्क्रिप्ट विद जेंगो एक मैंने लिखा हुआ है ना टॉपिक। HTML तो चलो टेम्पलेट्स हैं। एज़ फार एज CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर कंसर्न्ड, और इसके अलावा इमेजेस जो फिक्स्ड इमेजेस होते हैं, अभी तक हम जो मैट्रिमोनियल ऐप में प्रोफाइल इमेजेस अपलोड कर रहे थे दोज वर डायनामिक इमेजेस के यूज़र ने अपलोड किए, वो मीडिया रूट में जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे इमेजेस होते हैं जो वेबसाइट पे स्टैटिक रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आइकन्स होते हैं, जो लोगोज होते हैं, जो चीज़ें हमेशा वेबसाइट एक ही जगह से लोड करेगी और वही फाइल हर दफ़ा लोड करेगी अनलेस उसका डेवलपर उसको चेंज करना चाहे। दोज इमेजेस आर स्टैटिक इमेजेस। सो तीन किस्म की फाइल्स बनती हैं स्टैटिक फाइल्स में, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट, CSS और इमेजेस। तो उनको कैसे हमने मैनेज करना है उसके लिए अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आफ्टर मैनेजिंग द स्टैटिक फाइल्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर डिप्लॉयमेंट का होगा, दैट विल बी द फाइनल पार्ट। अच्छा, टू स्टार्ट विद द स्टैटिक फाइल्स, यहाँ से मैं नए लेक्चर का नाम लिख देता हूँ, स्टैटिक फाइल्स ब्रैकेट में CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं। अच्छा, इसके सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथन manage.py रन सर्वर। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे आप देखें कि इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इधर से बग़ैर लॉगिन किए यहाँ पे तो जा सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो मेरे पास ये लॉग आउट क्यों लिखा आ रहा है, डिलीट अकाउंट क्यों लिखा आ रहा है, चेंज पासवर्ड क्यों लिखा आ रहा है? मैंने तो कोई यूज़र ही नहीं लॉगिन किया हुआ, ठीक है। और लॉग आउट करूँ तो स्क्रीन पे भी आ रहा है, और यहाँ पर जो है कुछ लॉगिन शॉगिन कुछ नहीं लिखा आ रहा है। तो सो बेसिकली हम ये दो किस्म के नैव बार यूज़ कर रहे थे। जो अकाउंट्स वाले पेजेस पे था जिसमें ये रजिस्टर और ये सारी चीज़ें थी, इसमें ये कांस्टेंट नेविगेशन बार रहता है। और जब मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो चाहे मैं चाहे पेज पे हूँ मेरे पास यही नेविगेशन बार होगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मैनेज योर नेविगेशन बार। आपका नेविगेशन बार भी डायनेमिक होना चाहिए। मैं इस तरफ बात क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि इसको डायनेमिक जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ ही नहीं की थी, तो जब स्टैटिक फाइल्स का आपको मैंने बताना है CSS जावास्क्रिप्ट, तो वी हैव टू यूज़ जावास्क्रिप्ट समवेयर ना। तो अब उस जावास्क्रिप्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे। हम
अपनी फ़ाइल्स को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से उससे पहले मैनेज कर लेते हैं। ये जो हमारे दो अलग अलग हेडर की फ़ाइल्स हैं, रादर तीन अलग अलग हेडर की फ़ाइल्स हैं, उन सबको हम एक हेडर की फ़ाइल बनाएंगे और हम देखेंगे कि यूज़र अगर लॉगिन है तो वो बाकी सारी ये वाली एंटिटीज़ डिस्प्ले कर दे। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये पेज तो लॉग्ड आउट यूज़र के लिए भी अवेलेबल है, सिर्फ जब वो ऐड प्रोफाइल करता है उसके लिए लॉगिन होने की ज़रूरत है। तो ये पेज क्योंकि लॉग आउट यूज़र के लिए अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है इस पेज पे ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो इन ऑप्शंस को हमने डायनामिक कैसे बनाना है ये हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो हमने अलग अलग हेडर की फ़ाइल्स बनाई हुई हैं इसके लिए हम एक हेडर की फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कवर कर लिया था कि जहाँ पे हमने ये पासवर्ड मैनेजमेंट पढ़ा था कि ये टेम्पलेट्स जो हैं ये ग्लोबल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्लोबल टेम्पलेट्स यूज़ किए थे जिसके अंदर एक ही फ़ोल्डर था रजिस्ट्रेशन का। अब इन टेम्पलेट्स के अंदर हम और फाइल्स भी डाल सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपका जो हेडर फाइल है वो इधर भी है, बेस फुटर हेडर आपके अकाउंट्स वाली ऐप में भी है, आपकी मैट्रिमनी वाली ऐप के लिए के अंदर भी है, बेस हेडर फुटर, ठीक है। और आई थिंक एक आधी और ऐप में भी था, ओके। ब्लॉग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में नहीं था क्योंकि टेम्पलेट में हमने अगर हम देखें तो इसमें हमने मैट्रिमनी वाली ही बेस यूज़ कर ली थी, ठीक है। तो अब ये बेहतर की सी बात है कि एक ऐप दूसरे की बेस यूज़ करिए, इससे बेहतर है कि बेस HTML आपका एक मतलब ग्लोबल हो। सो ग्लोबल करने के लिए हम यहाँ से इस मैट्रिमनी के अंदर वाले जो बेस टेम्पलेट्स हैं, ये वाला बेस फुटर हेडर, इसको हम मूव करेंगे इस ग्लोबल डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स की। अच्छा, एक बात याद रहे कि जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स की विद इन एप्स जो डायरेक्टरीज़ होती हैं उसको रीड करता है। ये जो ग्लोबल डायरेक्टरी है इसको रीड कराने के लिए अगर आपको याद हो हमने इधर सेटिंग्स में जाके टेम्पलेट डायरेक्टरीज़ किधर हैं, ये देखें यहाँ पे हमने टेम्पलेट डायरेक्टरी इंसर्ट की थी, ये बेस डायरेक्टरी ऑब्लिक टेम्पलेट करके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ मैनेज्ड। और अगर आपने एक्सटर्नल बनाई, सिमिलरली अगर आपकी स्टैटिक फाइल्स हैं, ठीक है, अभी तो स्टैटिक फाइल्स हमने इस्तेमाल ही नहीं की। स्टैटिक फाइल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है कि आप हर फोल्डर में, स्टैटिक फाइल्स बाद में आते हैं उस पर, पहले एक दफ़ा हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोई स्क्रिप्ट तो बना लें, कोई CSS फाइल तो बना लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको स्टैटिक फाइल्स में इंसर्ट कैसे किया जाता है। सो कमिंग ओवर टू दिस टेम्पलेट्स, इसके अंदर ये जो रजिस्ट्रेशन वाला फ़ोल्डर था इसको रहने दें, ठीक है। ये जो है हमारा वो पासवर्ड रीसेट वाली पूरी साइकिल चला आ रहा था। ये जो बेस फुटर और हेडर है, ठीक है, बेस जो है एक्सटेंड कर रहा है मैट्रिमनी हेडर के। अब क्योंकि मैट्रिमनी वाली ऐप के अंदर से हमने इसको निकाल दिया है तो हम चाहते हैं कि ये बेस वाली फ़ाइल जो है इस हेडर और इस फुटर को रीड करे। तो यहाँ से हम ये हेडर हटा देंगे, ये हटा देंगे, मैट्रिमनी वाली ऐप का एड्रेस ये हटा देंगे, तो वो डायरेक्टली टेम्पलेट्स के अंदर फुटर और हेडर को सर्च करेगा, ठीक है। और फुटर के अंदर तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला हुआ, हेडर के अंदर हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ। सो अभी जो हमारा बेस है वो इस फुटर हेडर को रीड करेगा। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे हमने बेस यूज़ किया वहाँ पे अभी हम डिलीट कर देंगे। ये जो ब्लॉग था इसके अंदर जो टेम्पलेट्स थे, ये मैट्रिमनी वाला बेस यूज़ कर रहे थे, इससे हम ग्लोबल बेस यूज़ करवाएंगे, मैट्रिमनी वाला ख़त्म कर देंगे। कंट्रोल S, पोस्ट डिटेल, ये भी मैट्रिमनी वाला बेस यूज़ कर रहा था, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये मैट्रिमनी वाला बेस यूज़ कर रहा था, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये मैट्रिमनी वाला बेस यहाँ पे से ख़त्म कर देंगे और ग्लोबल हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, जो हमने बहुत सारे हेडर फुटर बनाए हुए हैं ना, तो वो ग्लोबल हो जाएंगे क्योंकि वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। सिमिलरली अकाउंट्स में ये जो टेम्पलेट्स हैं बेस फुटर हेडर, इन सब को हम वी विल सिंपली डिलीट देम, ठीक है।
और ये रजिस्टर और लॉगिन पेज पे वो अकाउंट्स वाला जो बेस यूज़ कर रहा है उसको हम करके ग्लोबल कर देंगे। ठीक है, और रजिस्टर वाला जो है उसको भी हम ग्लोबल कर देंगे। इसका मतलब है अभी हमारी पूरी एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ही बेस टेम्पलेट को यूज़ कर रही हैं। सो लेट्स ट्राई रनिंग दिस। अब इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, बट लेट्स सी, पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं छोटा मोटा इशू आ रहा होता है। ये देखें, ये भी सारे पासवर्ड वाले हैं, ये मैट्रिमनी वाले यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। हमें देखिए अलग से देखना पड़ रहा था कहाँ हमने अकाउंट्स का यूज़ करना है, कहाँ हमने मैट्रिमनी का यूज़ करना है। हम सिंपल से एक एल्गोरिथम बना देंगे जावास्क्रिप्ट में जो कि ख़ुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, ये कर लिया। अब इन सबको मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि क्रॉस करते वक्त इन केस मैंने कोई सेव नहीं किया हुआ तो मुझे पता चल जाए कि वो सेव नहीं किया हुआ। तो आई थिंक सारे सेव्ड हैं। अच्छा जी, अब इसको हम खोल के चला के देख लेते हैं कि ऑल गुड। अब ये देखें, हम लॉग्ड आउट भी हैं ना, तो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। असूलन ये 3 नहीं आने चाहिए अगर हम लॉग्ड आउट हैं, और लॉग्ड इन हैं तो ये 3 आने चाहिए। अच्छा, अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ ताकि मैं देख लूँ कि मेरे लॉगिन वाला पेज जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा जी, टेम्पलेट डज़ नॉट एग्जिस्ट। देखें कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं ना, जो हमारी बेस टेम्पलेट है, जो प्रोफाइल लिस्ट वाली है, वो भी बेस मैट्रिमनी बेस HTML यूज़ कर रही है, तो इसको भी हमने करेक्ट करना है। साथ साथ डिबगिंग करनी पड़ती है ना, साथ साथ देखते रहना होता है कि चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही। सो इसमें ये वाला, ये 4 जो हैं इसको हमने बेस पे करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैंने ऑलरेडी इन 4 के लिए किया है। किसी पुराने फोल्डर में तो मैंने नहीं कर दिया, इसमें तो नहीं कर दिया मैंने। नहीं, इसमें नहीं किया क्योंकि इसमें तो सारे पड़े हैं, इसमें नहीं किया। ओके, मे बी गलत मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। ये देखें जी, अभी मैं लॉगिन हुआ हूँ, नाउ इट इज़ लॉजिकल कि लॉगिन पे ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं लॉग आउट हूँ और डायरेक्टली मैं होम पेज खोलूँ यहाँ से, लॉग आउट ऑल्दो कि मैं हुआ हूँ, फिर भी ये सारी चीज़ें दोबारा आ रही हैं। अब एक तो चीज़ मैंने ये करनी है कि जिस टाइम भी मेरा ये व्यू एक्सेस होता है उस टाइम चेक हो कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है, उसका क्या तरीका है कि अब हमने थोड़े से अपने पेजेस कम कर लिए हैं जो हमारे नेसेसरली ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। तो अभी व्यू मॉडिफाई मैं करूँगा इसका मैट्रिमनी ऐप के अंदर। ये जो प्रोफाइल लिस्ट व्यू है, बेसिकली इसमें हेडर आ रहा है, फिर प्रोफाइल डिटेल व्यू में आता है। तो यहाँ पर मैंने हर जगह पे यूज़र को देना है कॉन्टेक्स्ट में। यूज़र को कॉन्टेक्स्ट में देने का ये तरीका है कि यहाँ से आप यूज़र इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करें। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो होता है वो यूज़र की तरफ से आ रही होती है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र की डिटेल होती है। और ये जो यूज़र वेरिएबल है इसको आप इन एडिशन टू प्रोफाइल्स जो डिस्प्ले होनी है यहाँ पे कॉमा डाल के आप यूज़र भी भेज दें कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ भी करें जहाँ पर डिटेल व्यू आ रहा है। ठीक है, और ये वाला यूज़र वाला काम आप यहाँ पे भी करें जहाँ पर डिटेल खोल रही है। ठीक है, डिलीट व्यू जो है वो प्रोफाइल लिस्ट व्यू ही खोल रहा है, और प्रोफाइल लिस्ट व्यू अगेन यहाँ पे भी आपका यूज़र आना चाहिए। अच्छा, इसका बेहतर ये है कि आप बजाय के रेंडर करें आपको हर जगह डिफ़ाइन करना पड़े, आप इसको दोबारा प्रोफाइल लिस्ट व्यू की तरफ रीडायरेक्ट कर दें। ठीक है, प्रोफाइल डिलीट व्यू, प्रोफाइल डिलीट होने के बाद
ये असल में ये दोनों स्टेप्स जो है ना ये रिपीट हो जाएंगे ना। एक रूल है कि जिसको कहते हैं DRY, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। बेहतर है कि आप ये डिलीट व्यू की जगह रिटर्न रीडायरेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हैं मैट्रिमनी। इस व्यू का क्या नाम था? मैट्रिमनी के अंदर प्रोफाइल लिस्ट। ठीक है, इस व्यू का ये नाम था। तो जब आप डिलीट करेंगे तो वो रिडायरेक्ट होगा और वो इस व्यू को दोबारा सरेंडर करेगा। यहाँ पे अगेन वही प्रोसेस चलेगा, यूज़र रिक्वेस्ट यूज़र रीड हो जाएगा और वो आगे चलेगा। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टेक्ट व्यू था। कॉन्टेक्ट व्यू में क्योंकि एक अलग पेज खुल रहा है तो यू शुड अगेन डू दिस थिंग विद दिस व्यू एज वेल। अब इस यूज़र मैं भेज रहा हूँ हर दफ़ा, हर जहाँ पे भी टेम्पलेट रेंडर हो रहा है कोई भी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये जो सारे टेम्पलेट्स हैं मैट्रिमनी के, चलें ये तो सारे इसको बेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने ज़्यादा चीज़ें एडिट नहीं करनी। यहाँ पे बेस जो है वो हेडर है ना, मेन चीज़ हेडर है जिसको हम, जो हमें तंग कर रहा है, जिसमें ये जो बहुत सारे आ जाते हैं। अब देखें, क्योंकि ये सारे जो HTMLs हैं इसमें हमने यूज़र भेज दिया कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और वो यूज़र अल्टीमेटली इस बेस वाले HTML के साथ इंटीग्रेट होगा क्योंकि बेस को एक्सटेंड कर रहे हैं ये, और बेस जो है वो उसके अंदर ये हेडर एडेड है। ठीक है, तो हेडर के अंदर सिर्फ हम यहाँ पे ये जो हमारे लिंक्स हैं, कॉन्टेक्टस, चलो ठीक है, चेंज पासवर्ड, डिलीट पासवर्ड, लॉग आउट, ये सारे लॉग्ड इन यूज़र के फंक्शंस हैं। ठीक है, ये जो तीन है, तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगा दें इफ़ यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, am I doing something wrong with the syntax? What's wrong with the syntax? इसको हाँ चले, ये हो गया, और इसके एंड में आ जाएगा एंड इफ। ठीक है, अभी सिर्फ हम थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं अपने कोड की, कुछ इन्हेंसमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद मैं आता हूँ एग्जैक्ट जो इस लेक्चर का टॉपिक है, दैट इज़ मैनेजिंग द स्टैटिक फाइल्स। असल में मैं ज़रूरत बना रहा हूँ यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट लिखने की। जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि जावास्क्रिप्ट को कैसे मैनेज करना है। तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश कर दें, ये देखें चला गया, यहाँ से फालतू चीज़ें चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उस टाइम हम लॉग्ड इन नहीं है। ऐड प्रोफाइल करेंगे, ऐड प्रोफाइल नहीं हो सकती लॉगिन के बगैर। लॉगिन, ये देखें इस पेज पे भी वही आ रहा है हेडर। लॉगिन करके आएंगे, क्यों नहीं हुआ लॉगिन? अच्छा जी, लॉगिन करके आए, ये सारी चीज़ें आपके पास दोबारा आ गई। और अगर आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो वो आपको दोबारा इस लॉगिन पेज पे भेज देगा। अब पॉइंट ये है कि जिस टाइम आप लॉग आउट कर रहे हैं, वाई इट इज़ सेंडिंग यू बैक टू द लॉगिन पेज? क्योंकि जो हमारा ये होम वाला पेज है, इट इज़ अलाउड फॉर एवरीवन, मतलब ये सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए तो नहीं है। यहाँ से अगर मैं लॉग आउट करूँ, ठीक है, व्हाट शुड हैपन, इसके सिर्फ ये तीन गायब हो जाए और पेज यही रहे। क्योंकि वजह ये है कि अगर मैं लॉग आउट भी होता हूँ तो ये वाला पेज तो मुझे फिर भी अलाउड है लॉगिन हुए बगैर, सिर्फ ऐड प्रोफाइल करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो बजाय कि मैं एक दफ़ा पेज पीछे जाऊँ, सिर्फ लॉग आउट होकर ये तीन मेरे गायब हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ये चीज़ मेरी अचीव होगी जावास्क्रिप्ट से। कैसे अचीव होगी? लेट्स राइट जावास्क्रिप्ट फॉर दिस। ये मेरी स्टेट है, और ये और ये तीन एंटिटीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि
लॉग आउट होने पे हाइड हो जाए। सो जाते हैं इस पे। इसको मैं एक अलग से अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इनक्लोज करता हूँ। रादर इसको ना मैं एंड पे ले आता हूँ, ये जो दरमियान में एक आवर ब्लॉग है ना, ये भी पहले आ जाए। इसको हम इस जगह पे डालते हैं, ठीक है। और इसको मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देता हूँ, एक सेपरेट अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैं कोई ऐसी क्लास दे दूंगा या आईडी दे दूंगा जिससे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफ़ाइन कर सकूं कि इसके साथ क्या बिहेवियर रखना है, जावास्क्रिप्ट ने हाइड करना है, शो करना है, जो भी करना है। इसको मैं कह दूंगा लॉग्ड इन, क्योंकि ये लॉग्ड इन आइटम्स हैं, ठीक है। आईडी मैंने ये दे दी, ठीक है। एक दफ़ा और इसको चला के देखते हैं, सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब सा तंग करना शुरू हो गया। वाई नॉट कि मैं इन तीन को, जिस तरह आपने देखा नहीं है वो राइट साइड पे यूज़र नेम के नीचे ड्रॉप डाउन के नीचे जो लॉग्ड इन यूज़र स्पेसिफिक चीज़ें आ रही होती हैं, उस तरह ना कर दें इसको। सो इसके साथ वो चीज़ करते हैं, इसको हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं एक किस्म का। ड्रॉप डाउन कैसे बनता है? अ, उसका तरीका ये होता है कि आप सारे आइटम को एक ही लिस्ट आइटम बनाते हैं, ठीक है, और उसको ड्रॉप डाउन के अंदर डाल देते हैं। सो ये जो मल्टीपल लिस्ट आइटम्स बने हुए हैं इसको मैं ख़त्म करूँगा। दीज विल ऑल बी अ सिंगल लिस्ट आइटम, ठीक है। और ये सारे, ये देखें जी, ये जो तीनों हैं ये मेरा एक ही लिस्ट आइटम के अंदर आ गए, ठीक है। अब मैंने इन तीन को डालना है एक ड्रॉप डाउन के अंदर। अब ड्रॉप डाउन के ऊपर जो सबसे पहले चीज़ लिखी आ रही होती है दैट इज़ वो होती है क्या कहते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक आपकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं जिसको आप इंसर्ट करते हैं, तो वो उस तरह की शेप बन जाती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ये जो आपकी ओवरऑल लिस्ट क्लास है ना, इसमें इस ये होगा, इसका हम नाम रखेंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये नाम नहीं रख रही है, बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जो आपने डिफ़ाइन कर दी है, तो ये ड्रॉप डाउन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक लिंक और डाल रहा हूँ जिसमें आपका यूज़र नेम लिखा होगा, इन केस अगर आप लॉग्ड इन। ऑब्वियसली ये जो पूरा ये पार्ट है ये आप लॉग्ड इन होंगे तभी होगा ना। सो पहली वाली चीज़ आपका ये जो एंकर टैग है, यहाँ चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह आप लिख देंगे, इसकी जगह आपका लिखाना चाहिए यूज़र नेम। जो भी आपका लॉग्ड इन यूज़र है जो आप कॉन्टेक्स्ट में भेज रहे हैं उसका यूज़र नेम आएगा, ठीक है। और जब आप उसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो बाकी चीज़ें आएंगी। अब ये सारी चीज़ें तो एक ही जैसी हैं, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये ऊपर लिखा हुआ होगा और बाकी तीन चीज़ें ड्रॉप डाउन होके आएंगी। सो हाउ वी डू दिस, ऊपर वाला एक अलग एंकर में रहेगा, नीचे वाले को हम अलग डिव में डाल देंगे, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये आपको बने बनाए इस तरह के टेम्पलेट जो है ना बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट नहीं कर रहा, ताकि आपको समझ आए कि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कैसे मैनेज होती हैं, ठीक है। जितना आप कोड इस तरह करेंगे, जितना आप देखेंगे, उतनी आपको आदत होगी, उतनी आप नई चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। सो अब इन सब को ना हमने
क्लास देनी है ड्रॉप डाउन आइटम की, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर ड्रॉप डाउन आइटम्स, नॉट दे आर नॉट नैव लिंक एनी मोर, ठीक है। ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है, यही क्लास मैं सबके लिए रखूँगा। ठीक है, और क्योंकि ये एक किस्म का पूरी जो डिव है ये मेन्यू है, इससे आपने ये याद रखना है कि जो डिव की क्लास होगी ना वो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगी। ठीक है, और आई थिंक इतना इतना ठीक है। और ये जो ऊपर आपकी इसकी हेडिंग होगी ड्रॉप डाउन की, दैट विल बी ड्रॉप डाउन टॉगल। ठीक है, और इसको आप जो है रोल जो है वो बटन का दे देंगे, रोल बटन। ठीक है, और क्या इसमें करना है आपने, ये कुछ इसकी आप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये आपने एज इट इज़ करना है, आपको कोड भी मिल जाएगा, इसमें कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, डाटा टॉगल, जब आप ये चीज़ बनी हुई देखें ना आपको समझ आएगी कि मैं वाई आई एम वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस, ये बहुत नीट लगता है। ठीक है, डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन, आई थिंक चला के देखते हैं इसको कि कुछ शक्ल निकली है कि नहीं निकली, उसके बाद हम मज़ीद क्लासेस की डालेंगे। ये देखें जी, हो गया ना, ये चीज़ मैं करना चाह रहा था। अब एक चीज़ रह गई है कि मैं चाहता हूँ कि ये ना मेरे राइट कॉर्नर पे आए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आप बूट स्ट्रैप में एम की क्लास यूज़ करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट मेरे ख्याल में बनता है एम आर। अगर आपने इस साइड पे लाइन करना हो तो एम आर करते हैं, इस साइड पे करना हो तो एम एल करते हैं। ठीक है, सो लेट्स ऐड दैट क्लास। वो क्लास किस में ऐड होगी, ये जो पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें ये क्लास ऐड होनी चाहिए असूलन, क्योंकि हम इस पूरे को मूव करना चाह रहे हैं तो हम इसमें क्लास ऐड कर देंगे। ये जो एम एल ऑटो किया है ना, ये अलाइनमेंट इसका बता रहा है कि ये राइट साइड पे चला जाएगा। लेट्स रिफ्रेश दिस एंड सी है, ये तो लेफ़्ट इस तरफ आ गया लाइन। व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, एम आर कर के देखें, एम आर पे भी इधर ही है। मे बी कुछ मज़ीद क्लासेस इसमें हमें शायद डिफ़ाइन करनी पड़े। हाँ, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इट इज़ स्टिल इनसाइड दिस अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये नहीं करना हमने। ये इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो ऊपर वाली चल रही है इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, तब ये वाली अलाइनमेंट मेरे ख्याल में होगी। एंड लेट्स ट्राई रिफ्रेशिंग दिस, ये देखें जी हो गया। अच्छा, अब ये जो मेन्यू है ये पेज से बाहर निकल गया। इसकी अलाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है कि ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट। आप राइट बताने का मतलब है कि राइट साइड पे खुल रहा है तो वो लेफ़्ट साइड, मतलब राइट साइड पे है मेन्यू, तो वो इस तरह लाइन होता है कि पेज से बाहर ना निकले। अब अगर आप यहाँ से मेन्यू खोलें तो ये देखें जी ये अंदर आ गया। ठीक है, अब आपका ये लॉग्ड इन जो है ये अलग से इधर अरेंज हो गया, और अगर आप यहाँ से लेट से लॉग आउट हो जाते हैं तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, और अगर आप दोबारा ये खोलें तो ये यहाँ से गायब होगा अनलेस यू लॉग इन अगेन। तो
तब तक ये आएगा नहीं जब तक आप लॉगिन करेंगे नहीं, ठीक है। सो व्हाट आई नीड इज़ कि मैं यहाँ से लॉग आउट दबाऊँ और इंस्टेड कि ये मुझे यहाँ से फेंक दे लॉगिन वाले पेज पे, ये खुद यहाँ से गायब हो जाए और यहीं पे अपडेट हो जाए, बस मतलब ये खाली हो जाए यहाँ से। उसका क्या तरीका है कि आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी विदाउट रिफ्रेशिंग अ पेज। अगर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं पेज पे, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करना होता है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द स्क्रिप्ट फॉर दिस। सो यहाँ पे हम वी राइट द स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट में ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप जिस भी बटन को पकड़ना चाह रहे हैं ना कि ये बटन कुछ कर रहा है, उस बटन का क्या कह सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ना उसको आपने प्रिवेंट करना होता है। तो उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आप स्क्रिप्ट में लिखेंगे ये, अच्छा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं यूज़ करूँगा, जे क्यूरी यूज़ करूँगा, ठीक है। जे क्यूरी में ये होता है कि आप सिंपल डॉलर डालते हैं और आगे आपने जो भी एलिमेंट पकड़ना हो ना उसका आप सी एस एस सेलेक्टर डाल देते हैं। तो हमने कौन सा एलिमेंट पकड़ना है, ये लॉग्ड इन वाला, ये पूरा एलिमेंट पकड़ना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये लॉग आउट पे दबाएं तो ऐसे ही गायब हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो आईडी के थ्रू पकड़ने के लिए आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छा मैंने तो बटन को पकड़ना है मेनली, ये जो लॉग आउट का बटन है, ठीक है। अच्छा, इसको तो मैंने कोई आईडी दी भी नहीं है, इसको आईडी देनी है यहाँ से। इसको आईडी कैसे देंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी आईडी। लॉग आउट बटन कह देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और हम कहते हैं कि जिस टाइम डॉक्यूमेंट रेडी हो ना, डॉक्यूमेंट रेडी होने का मतलब ये होता है कि स्क्रिप्ट जो है ना जिस टाइम पेज लोड होता है उसके बाद स्क्रिप्ट चलती है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो और ये फंक्शन स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। अच्छा, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट का फंक्शन, छोटी सी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, सो हमने सी एस एस सेलेक्टर के थ्रू एक लॉग आउट बटन जो है उसको पकड़ना है। अभी यहाँ पे इन एडिशन टू सी एस एस जावा स्क्रिप्ट आप जो है स्टैटिक फाइल्स को मैनेज करना भी सीखेंगे हम। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी फ्रंट एंड की रिवीजन भी हो रही है। सो लॉग आउट बटन, ये आईडी है। इस बटन पे मैं कहता हूँ कि अगर क्लिक हो ऑन, अगर आप लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट किस्म के डबल क्लिक, सिंगल होवर, ये वो काफ़ी सारे होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक की बात करनी है। क्लिक हो तो फंक्शन चले, ई जो होता है इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट को आप एज आर्ग्यूमेंट ले रहे होते हैं और आपने उस इवेंट को प्रिवेंट करना है, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना है, उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपका लॉग आउट बटन है ना, ये जब दबेगा तो ये अपना काम नहीं करेगा। इसको चेक करने का यही तरीका है कि अभी हम, अच्छा अभी तो ये जो हमारी ये डॉलर साइन है ना यही काम नहीं करेगा। हम बेस में जाते हैं, ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ना इसको हमें करना पड़ेगा इधर पेस्ट जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट चलानी है। ये है बेसिकली जे क्यूरी की स्क्रिप्ट, ये जो डॉलर साइन आप यूज़ कर रहे हैं ना इसके लिए आपको ये छोटी सी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ जे क्यूरी यूज़ नहीं करेंगे, हम एजेक्स रिक्वेस्ट भी यूज़ करेंगे विच इज़ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट आपके बैकएंड को जाएगी वो बगैर पेज को छेड़े अगर कुछ परफॉर्म करना चाह रही है, एसिंक्रोनस चलना चाह रही है, बैकग्राउंड में चलना चाह रही है बगैर कोई चेंजेस सामने पेज पे किए, जब तक उसमें अपडेट्स नहीं हो जाती, तो उसके लिए एजेक्स चलेगा। तो एजेक्स के लिए ये जो
स्लिम वाला जे क्यूरी है ना, ये काम नहीं करता, ठीक है। स्लिम के अंदर सिर्फ ये डॉलर वाली ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, एजेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। तो यहाँ पे हम स्लिम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फुल वर्जन ऑफ जे क्यूरी यूज़ करेंगे। जो फुल वर्जन है उसका उसका जो लिंक है दैट इज़, मैं जस्ट उसको फ़िलहाल कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके अंदर बस ये एंड में स्लिम नहीं आ रहा होता, ठीक है। बाकी ये लें जी, ठीक है, ये स्क्रिप्ट मैंने अपडेट कर दी। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ तक हमारा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा। मैं यहाँ से लॉग आउट दबाऊँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है। लेट्स ट्राई लॉगिंग इन अगेन। अच्छा, कर रहा है ये काम। इसको करना नहीं चाहिए, अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करना चाहिए। ज़रूर हमारे कोड में फ़िलहाल कोई कमी होगी जिसको अभी हम एड्रेस करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं ये करूँ कि ये जो डायरेक्टली एचरेफ में इसको एक्सेस कर रहा है ना, इस लिंक को, इस लॉग आउट वाले बिहेवियर को मैं यहाँ से फ़िलहाल तो ऐसे हटाता हूँ ना, ताकि पता तो चले कि ये जो मेरा फंक्शन है इस पे वो इस स्क्रिप्ट पे आ भी रहा है। कोई स्क्रिप्ट में चलने में मसला नहीं हो रहा कि वो स्क्रिप्ट नहीं चलती तो एट द एंड अपने इस बिहेवियर पे चला जाता है। सो लेट्स ट्राई दिस आउट नाउ। काम तो नहीं हो रहा, लेकिन लेट्स इंस्पेक्ट के कंसोल क्या कहता है। पॉसिबली कोई एरर ना आ रहा हो, कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। यहाँ से हम कंसोल में कुछ प्रिंट कर लें कि बटन क्लिक होता है तो हमें कुछ प्रिंट हुआ हुआ नज़र आए, तो हमें कंफर्म हो जाए कि स्क्रिप्ट का ये पार्ट चल रहा है। हेलो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि नई जावास्क्रिप्ट लोड हो जाए, और यहाँ से हम इसको लॉग आउट करें तो हेलो लिखाना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? हाँ जी, स्क्रिप्ट इसलिए नहीं चल रही कि हमने यहाँ पे ये छोटा सा सिंटेक्स एरर किया हुआ है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ जाके बंद होना चाहिए। अगर अब हेलो लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्ट हमने सही कर लिया। लॉग आउट, ये देखें जी, हेलो लिखा आ गया, इसका मतलब स्क्रिप्ट काम कर रही है। एंड अब हम ये चीज़ हमने की थी, हम इसको दोबारा डाल देते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं कि फिर ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमने अकाउंट्स लॉगिन पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे, और अगर वो उस पे ना गया इसका मतलब उसका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट काम करना शुरू हो गया, जो कि पहले काम नहीं कर रहा था। सो लेट्स ट्राई, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और हम यहाँ से इसको लेट्स क्लोज दिस, इसको यहाँ से लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट काम अब नहीं कर रहा। याद रहे कि अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है लॉगिन का लिंक, लेकिन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेरा काम कर रहा है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, इसके जब वो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो तो वो बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट करे और वहाँ पे लॉग आउट करे, और लॉग आउट अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वो एक सक्सेस का मैसेज रिटर्न कर दे, जिसकी बेस पे मैं वहाँ से उसको हाइड करना चाहता हूँ तो हाइड कर दूँ। सो हाउ डू आई डू दिस, डॉलर डॉट एजेक्स। अच्छा, एजेक्स क्या होती है? एजेक्स इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ एपीआई से इंटरेक्ट करने का एक तरीका है।
एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इसको कहते हैं। और ये जिस तरह फैच एक कमांड नहीं है जावास्क्रिप्ट में, उससे एजेक्स है, इसमें इसका मेथड बेहतर है, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा आसान है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, एक मिनट, यहाँ पे आपका एजेक्स जो है ये होगा, और एजेक्स के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये करली ब्रैकेट्स, यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर आपने यूआरएल डिफाइन करनी है, जो आपने आपकी रिक्वेस्ट की टाइप है वो डिफाइन करनी है, और हेडर्स डिफ़ाइन करने हैं। हेडर्स जो होते हैं ना, अमूमन वो कोई टोकन भेजने के लिए होते हैं, या फिर कोई ऑथेंटिकेशन भेजने के लिए होते हैं। क्योंकि जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे ना, हम यहाँ पे टाइप जो है पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका CSRF टोकन साथ जाना चाहिए। CSRF टोकन जो होता है वो क्रॉस साइट फोर्जरी को अवॉइड करता है, और एक रिक्वेस्ट को बैकएंड के पास जब वो रिक्वेस्ट जाती है, बैकएंड को पता चलता है ये एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है, इधर उधर से कोई हैकिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, हेडर्स के अंदर आपने अपना CSRF टोकन डालना है। ठीक है, उसका तरीका ये है, एक्स CSRF टोकन, ये जावास्क्रिप्ट में है एक हेडर के अंदर ये CSRF टोकन देने का तरीका है। यहाँ पे आप CSRF टोकन लिख देंगे। ये एक वेरिएबल है जो आपने खुद डिफ़ाइन किया होना चाहिए आपको स्टार्ट में CSRF टोकन लेने के लिए। वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट ठीक है, हमने एक वेरिएबल बस इस नाम से डिफ़ाइन कर देना है यहाँ पे, जो कि CSRF टोकन के बराबर होगा। CSRF टोकन जो है हमारा CSRF, ये जो जेंगो का CSRF होता है, होपफुली आई एम डूइंग इट राइट, इट इज़ CSRF अंडरस्कोर टोकन। ठीक है, ये जो टेम्पलेट टैग्स डाले हैं ये जेंगो की जब भी आपने स्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यू यूज़ करनी है, इसके अंदर तो आप सीधा सीधा यूँ यूज़ कर देते हैं ना, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना है तो आपने हमेशा इसको इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका CSRF टोकन इस तरह लोड हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। पहले ये स्क्रिप्ट चलेगी, ये वेरिएबल लोड होगा, और ये वेरिएबल बाद में इस हेडर का हिस्सा बन के चला जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हेडर्स के बाद अच्छा URL क्या होगी, अकाउंट्स लॉग आउट। ये आपने खुद जो अकाउंट्स के अंदर अपने लॉग आउट का व्यू डिफ़ाइन किया हुआ है, ये उस व्यू को कॉल करेगा। ठीक है, उस व्यू को कॉल करेगा, और उस व्यू ने आपको सक्सेस का रिज़ल्ट रिटर्न किया, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम सही चल रहा है, आपका लॉग आउट हो गया। ठीक है, अच्छा, सक्सेस मैसेज जो है वो आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव होगा। अब ये जो रिस्पॉन्स जाएगा ये आपने इसके बाद बैकएंड व्यू में अपने सेट भी करना है। ठीक है, उस रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स बेसिकली एक डिक्शनरी की तरह आएगा, जो कि जेसन रिस्पॉन्स होगा। उसमें आप सक्सेस के नाम से एक बुलियन डिफ़ाइन कर दें, जो कि आप वहाँ से ट्रू भेजेंगे इन केस हो गया। तो अगर वो सक्सेसफुल है तो ये क्या करे, ये इस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट, ये जो लॉग्ड इन वाला एलिमेंट है, ये पूरा अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला, ये जो लॉग्ड इन एलिमेंट है, इस एलिमेंट को पिक करें। अब क्योंकि आईडीज हम पिक कर रहे हैं, सो वी विल राइट इट लाइक दिस, लॉग्ड इन डॉट हाइड। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन ये जो लॉग आउट है इसको आपने कैसे सेट करना है। आपके जो अकाउंट्स में व्यू एक्सेस हो रहा है यहाँ से, दैट इज़ द लॉग आउट व्यू, छोटा सा व्यू है, इस व्यू को आपने थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई आपने कैसे करना है, आपने
अब देखें, जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू एजेक्स के थ्रू जब रिक्वेस्ट आ रही है तो वो गेट रिक्वेस्ट नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसलिए हमने उसको पोस्ट डिफाइन किया, गेट नहीं डिफाइन किया, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये जेंगो के लिंक से आ रही है या फिर जावास्क्रिप्ट से आ रही है। जावास्क्रिप्ट से आ रही है तो इसका मेथड जो है वो होगा पोस्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे पोस्ट डिफाइन किया हुआ एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अगर मेथड पोस्ट है तो जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे इक्वल्स इक्वल्स, तो रिटर्न करे। अच्छा, जेसन रिस्पॉन्स जेंगो एच टी पी से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह एच टी टी पी रिस्पॉन्स होता है उस तरह जेसन रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक है। जेसन रिस्पॉन्स जो है वो सॉर्ट ऑफ ए पी आई बन जाती है आपकी, ए पी आई टाइप का रिस्पॉन्स जाता है। रिटर्न कर दे जेसन रिस्पॉन्स, लॉग आउट करने के बाद ऑफ कोर्स के सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया, तो उसको आप डाल दें सक्सेस के वेरिएबल के नाम से, क्योंकि आप इसी वेरिएबल से जावास्क्रिप्ट वाली साइड पे इसको रीड कर रहे हैं। सो आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। कहाँ गई हमारी स्क्रिप्ट? ये है हमारी स्क्रिप्ट। चलें जी, अब इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे इधर हम रिफ़्रेश कर लूँ। अब मैं इसको यहाँ से लॉग आउट करूँ, ओके, नहीं काम हुआ। इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो यहाँ से वापस चला गया। उसने अपना असूलन होना ये चाहिए था, मैं जैसे ही यहाँ से लॉग आउट करूँ ना, ये पूरा गायब हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इट वेंट बैक टू अनदर पेज। देखते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले हमने ये तो चेक कर लिया था कि ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा काम कर रहा है। सो व्हाट इज़ कॉजिंग द इशू नाउ? वैसे ये सेमी कॉलन टाइप चीज़ें जो हैं जावास्क्रिप्ट में तंग करती तो नहीं है, लेकिन एहतियातन मेरे ख्याल में लगा देना चाहिए। सी आर आर टोकन पोस्ट अकाउंट्स लॉग आउट एच एक्स, आई थिंक हर चीज़ ठीक ही लग रही है। प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है? पोस्ट अकाउंट्स लॉगिन, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, अकाउंट्स लॉगिन पे क्यों जा रही है, लॉग आउट पे क्यों नहीं जा रही? अच्छा, वो बाद में लॉगिन किया मैंने, पहले तो लॉग आउट किया था। लेट्स लेट्स ट्राई अगेन। इसको हम उसी तरह यहाँ पे स्टैक करते हैं, ताकि हमें समझ आए साथ साथ कि चल क्या रहा है। लॉग आउट हुआ क्या? गेट अकाउंट्स लॉगिन, उससे पीछे पोस्ट रिक्वेस्ट गई होगी ना। पोस्ट अकाउंट्स लॉगिन, वाई पोस्ट रिक्वेस्ट इज बीइंग मेड टू अकाउंट्स लॉगिन? यहाँ तो हमने लॉग आउट लिखा हुआ है। अगेन हम वही चीज़ करके देखते हैं यहाँ पे। इसको ये करते हैं और उसके बाद ही चला के देखते हैं कि वो स्क्रिप्ट चल भी रही है कि नहीं चल रही। स्क्रिप्ट क्या कह रही है यहाँ पे, अभी हम कंसोल देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड टाइप आइडेंटिफायर, देखें मसला आ गया ना, समझ आ गया ना क्या हुआ है।
कोई ना कोई उस स्क्रिप्ट के अंदर मसला हो रहा होता है तो ये जो टाइप लिखा हुआ है इसमें कोई गलती है। इसमें क्या गलती है? ये इसके आगे कॉमा नहीं डला हुआ क्या? हाँ जी, कॉमा नहीं डला हुआ, छोटा सा मसला है। कॉमास हम यहाँ डालना भूल गए थे भाई, इस वजह से ये साहब तंग कर रहे हैं। अब देखते हैं, एक दफ़ा यहाँ से रिफ़्रेश करें ताकि नई स्क्रिप्ट लोड हो जाए। अब क्या कह रहा है, अब क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा जी, एजेक्स इज़ नॉट अ फंक्शन। एजेक्स को उसने रिकग्नाइज़ नहीं किया, उसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। इसको भी हम सही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, एजेक्स क्यों नहीं चल सकता? एक तो ये है कि जो हमने स्क्रिप्ट लोड की हुई है ना जे क्यूरी की, इसके अंदर ही होता है एजेक्स। ये कोई मसला कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो एजेक्स को चलना चाहिए यहाँ पे। नहीं चल रहा। अगेन कोई सिंटेक्स की छोटी मोटी गलती कर रहे होंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे कॉमा डाल दिए, यहाँ पे कॉमा डाल दिए। हेडर्स सी एस आर एफ टोकन यहाँ पे डाल दिए रिस्पॉन्स के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी डाल दिया है। इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। ये जो जे क्यूरी है इसको हम बेस में भी एक दफ़ा इंक्लूड करके देख लेते हैं, हेडर में भी करके देख लेते हैं, और एक दफ़ा इस सर्वर को दोबारा स्टार्ट करके देख लेते हैं। अभी भी मसला आ रहा है हो गया। ये तो सर्वर को दोबारा स्टार्ट किया, सही हो गया। ओके, गॉट इट। बस वो किसी वजह से पॉसिबली सर्वर की वजह से नहीं हुआ, जो मैंने बेस में इंक्लूड किया है ना उसकी वजह से हुआ है। लेट्स ट्राई ओमिटिंग इट फ्रॉम द दिस, इस बेस में से एक दफ़ा हटा के देखते हैं। ठीक है, कमेंट आउट किया है। अब इस हेडर एक दफ़ा लॉगिन दोबारा करते हैं तो आएगा। ये आ गया, यहाँ से लॉग आउट कर रहा है काम। बेस की वजह से नहीं, वो पॉसिबली सर्वर स्टार्ट करने की वजह से वो ठीक हुआ है, या फिर कुछ रिफ़्रेश होने की वजह से हो गया होगा। एनीवेज, अननेसेसरली जो हमने उसको बेस में डाल दिया था उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वर्किंग। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचने का मकसद ये था कि नाउ दिस इज़ द प्लेस कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है जो कि एक HTML पेज के अंदर है। नाउ यू वांट टू मैनेज दिस स्क्रिप्ट सेपरेटली। ठीक है। अच्छा, अब उसका क्या तरीका है कि अगेन जब भी आप स्टैटिक फाइल्स मैनेज करते हैं ना, यू डू इट लाइक दिस। यहाँ पे आप एक स्टैटिक का फोल्डर बनाएंगे, जिससे टेम्पलेट जो है ना उसको मैनेज किया जाता है, स्टैटिक को भी ऐसे ही मैनेज किया जाता है। यहाँ पे एक स्टैटिक, और ये ऑटोमेटिकली रीड होगी हमेशा।
ठीक है, सिमिलर इसके अंदर आप बना लें CSS, और एक और फोल्डर बना लें JS, और एक और फोल्डर बना लें इमेजेस। ठीक है, और इसी तरह ये स्टैटिक का फोल्डर आपने अपनी हर ऐप में डाल देना है। और बस वही ऐप्स है ना, ब्लॉग वाली है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इसको मैं यहाँ पे लिखने के बजाय एक अलग फाइल में डाल दूँ। अब अगेन, अब क्योंकि ये मेरे ग्लोबल टेम्पलेट्स की स्क्रिप्ट है, तो वाई वुड आई पुट इट इनसाइड एन ऐप। ठीक है, ऑल्दो कि ऐप के अंदर से रीड तो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये टेम्पलेट ग्लोबल लेवल पे है, मेरे पास एक स्टैटिक डायरेक्टरी इस तरह ग्लोबल लेवल पे हो। ठीक है, तो मैं इसी तरह एक स्टैटिक डायरेक्टरी ग्लोबली भी क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरी स्टैटिक हर ऐप के अंदर भी है, टेम्पलेट्स भी हर ऐप के अंदर भी है, और ग्लोबल भी है। अब ये जो मेरी स्क्रिप्ट थी हेडर की, इस स्क्रिप्ट को मैं एक header.js की फ़ाइल बनाऊंगा और उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, जावा JS के अंदर मैंने बनाई header.js, और इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये जो हेडर है यहाँ पे मैं लोड स्टैटिक करके, अच्छा लोड स्टैटिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये देखें ये लोड स्टैटिक है। स्टैटिक फाइल जिस तरह टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट में आपने टेम्पलेट डायरेक्टरीज बताई हुई होती हैं, उसी तरह यहाँ पर जब आप बाहर कोई स्टैटिक फाइल का फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, तो ये आपको अलग से बताना पड़ता है कि मैंने इस नाम से किया है। सो यू गो इनटू द कोर, यू गो इनटू द सेटिंग्स, और यहाँ पे आप स्टैटिक डायरेक्टरी अलग से डिफाइन करेंगे। जैसे आपने टेम्पलेट डायरेक्टरी डिफाइन की थी, उस तरह आप स्टैटिक डायरेक्टरी भी डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है कि ये है ना स्टैटिक यूआरएल, यहाँ पे उसने बताया हुआ है जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में कि आप इस लिंक पे जाएं कि स्टैटिक फाइल्स कैसे ऐड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाके देखें तो आपको यही तरीका मिलेगा कि आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs, और ये एक लिस्ट है, आप एक से ज़्यादा भी स्टैटिक फाइल्स की डायरेक्टरीज बना सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम बेस डायरेक्टरी में ये जो हमने स्टैटिक का फोल्डर बनाया है, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जब आप लोड स्टैटिक करेंगे ना, तो वो हर ऐप के अंदर इस वाले स्टैटिक के फोल्डर को, और ग्लोबल लेवल पे इस स्टैटिक के फोल्डर को, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, बाकियों को डिफाइन नहीं किया, बाकी ऑटो पे लोड होते हैं, ऐप के अंदर वाले ऑटो पे लोड होते हैं, जैसे टेम्पलेट्स ऑटो पे लोड होते हैं। सिर्फ ग्लोबल लेवल पे टेम्पलेट्स के लिए भी आप डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं, जिस तरह आपने की है किधर की टेम्पलेट्स डायरेक्टरी, ये हाँ ग्लोबल लेवल पे टेम्पलेट्स के लिए भी आप डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं, और स्टैटिक फाइल्स भी आप डिफाइन करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट हमारी चलेगी इसके अंदर। अब हम इस हेडर के अंदर ये जो लोड स्टैटिक डाला है, अब स्टैटिक को कॉल करने का तरीका ये है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसमें सिंपली आप उस स्टैटिक फाइल को लिंक कर देंगे। क्या तरीका है, इसमें आप लगाते हैं सोर्स स्टैटिक, सॉरी इस तरह करके होती है ये स्टैटिक, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास में आगे फिर परसेंटेज वाला मार्क होता है। स्टैटिक के अंदर आपने क्या फोल्डर बनाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का JS ऑब्लिक हेडर डॉट JS। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने वो जो स्क्रिप्ट अलग से लिखी हुई थी, आपने सिर्फ फाइल लिंक कर दी है, एंड इट शुड वर्क नाउ। देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ से हम लॉगिन होकर आते हैं,
लॉग आउट, ये देखें जी गायब हो गया। इसका मतलब है हमारी जो स्क्रिप्ट हमने अलग फाइल में डाल दी है वो काम कर रही है। अब छोटी मोटी हम और इन्हेंसमेंट्स कर लेते हैं। इसी तरह जिस तरह ये स्क्रिप्ट है, आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, और CSS फाइल्स भी डाल सकते हैं। इमेज जो है फ़िलहाल आई वुड गो फॉर एक पिक्चर पड़ी है मेरे पास, दैट आई विल मूव इनटू द इमेजेस फोल्डर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग द ब्रेन्स का लोगो है। अब अगेन इमेजेस में आ गई पिक्चर, और आप चाहते हैं कि हेडर में ना ये जो सबसे ऊपर जहाँ पे ये मैट्रिमोनियल ऐप का नाम लिखा हुआ है इससे पीछे वो इमेज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इमेज का टैग डालें। एक मिनट, यहाँ से इसको मैं जेंगो HTML से हटा के HTML पे कर रहा हूँ ताकि बॉयलर प्लेट आ जाए करे। यहाँ से आप डालें इमेज, अगेन नहीं आया, हाँ इस तरह। इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ इससे पीछे आ जाइए, और इसकी जो सोर्स हो, अगेन जिस तरह हमने ये स्टैटिक फाइल को लिंक किया था, किधर गया ये इमेज की सोर्स, स्टैटिक इमेजेस, और इसका नाम क्या है, picture1.png, ठीक है, picture1.png। अब आपके पास ये आ जानी चाहिए स्टैटिक फाइल। रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें जितना बड़ा आ गया। साइज़ अब इसका आप डिफ़ाइन कर दें ताकि ये इतना डिस्प्रपोर्शनेट ना हो। इसको आप कर दें विड्थ इज़ इक्वल टू 40 पिक्सल। आई थिंक 40 पिक्सल वुड बी सफिशेंट। ये देखें जी सही आ गया इसका भी साइज़। ये अब ये आइकन आ गया आगे, ये बाकी लिंक से मेरे ख्याल में और छोटा होना चाहिए। अब सही लग रहा है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने ये तो नोटिस किया होगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये मकसद बताना है कि ये जो स्टैटिक है इसके अंदर कुछ फाइलें हैं। अब किसी ऐप के अंदर भी तो हम स्टैटिक में कुछ ना कुछ करते हैं ना। अब देखते हैं हमने यहाँ पे ये जो प्रोफाइल लिस्ट डिटेल, हाँ, ये जो फॉर्म के नीचे हमने मार्जिन डाला हुआ है, लेट्स से इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह हम एक CSS फाइल बना देते हैं। ये कर क्या रहा है मार्जिन, पहले हम ये देख लें। ये ऐड अ न्यू प्रोफाइल में आ रहा है, और हम यहाँ से अगर इसको विज़िट करें, ऐड अ प्रोफाइल, लॉगिन होना ज़रूरी है नई प्रोफाइल के लिए। ऐड अ प्रोफाइल में ये जो सबमिट के नीचे स्पेस आ रही है ना, ये उसकी वजह से आ रही है। लेट से मैं आप इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये अभी भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मार्जिन जनरेट हो रहा है इसका मतलब है प्रोबेबली ये इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हो रहा है, पॉसिबली इन द बेस। ये मेन मार्जिन बॉटम, ये भी यहाँ पे भी एक स्टाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से कमेंट, इसको भी यहाँ से कमेंट कर दिया, अब ये देखें जी, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई ना, ये बटन नीचे घुस गया। तो बजाय ये जो मैं स्टाइल यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक अलग से CSS फाइल बना लूँ, और जस्ट टू शो दैट कि वो इस स्टैटिक के अंदर भी डालें तो आपको स्टैटिक अलग से डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, वो CSS फाइल हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और इसमें जो तरीका ये है ना कि आप स्टैटिक फाइल के अंदर अगेन ये स्टैटिक, जब वो एक साथ एक फ़ोल्डर में सारी स्टैटिक फाइल्स को जमा करता है ना, तो ये फ़ोल्डर और ये फ़ोल्डर फिर मिक्स हो जाते हैं। तो बेहतर है कि जो ऐप के अंदर स्टैटिक फाइल्स है ना, जिस तरह आपने टेम्पलेट्स में सीखा था कि अगेन ऐप का नाम लिखना होता है, तो आप यहाँ पे मैट्रिमनी लिख दें, और ये जो तीनों स्टैटिक फाइल्स हैं ये इस फोल्डर के अंदर मूव करें।
ये इस तरह मैट्रिमनी के अंदर होना चाहिए। मैट्रिमनी स्टैटिक मैट्रिमनी, टेम्पलेट्स भी इसी तरह मैट्रिमनी टेम्पलेट्स मैट्रिमनी, और उसके अंदर उसके टेम्पलेट्स आते हैं। तो इस CSS के अंदर आप डाल दें स्टाइल्स डॉट CSS, कुछ भी नाम दे दें उसको, ठीक है। और इधर आपने ये जो बेस वाला ये वाला स्टाइल है, इसको आपने कॉपी करना है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इस मैट्रिमनी के अंदर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ काम नहीं करेगी जब तक आप इसको मतलब लोड नहीं करेंगे। अब स्टैटिक फाइल को अब देखें, अब यहाँ पे आपको मसला आना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो कि मैं वो चीज़ कॉपी तो कर दिया, ये नीचे ही घुसा हुआ, ऊपर नहीं आया। अब ये CSS फाइल कैसे चलेगी? ये मैट्रिमनी ऐप के अंदर है। यहाँ से भी आप मैट्रिमनी ऐप को के किसी स्टाइल को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, स्टाइल शीट में होता ये है कि जो पहले सबसे पहले स्टाइल शीट होती है वो अमूमन आप बूटस्ट्रैप की रखते हैं। उसके बाद जो आपके अपने स्टाइल्स होते हैं उसको आप बाद में डिफाइन करते हैं। जो लेटेस्ट स्टाइल होता है वो ओवरराइड करता है पुराने स्टाइल्स को। सो यहाँ से अगर मैं लिंक करूँ एक नई स्टाइल शीट, और यहाँ से मैं स्टैटिक मैट्रिमनी /CSS /styles .css, यही था एड्रेस फाइल का। एंड इफ़ इट वर्क्स करेक्टली तो आपका वो फॉर्म सही हो जाना चाहिए। ये देखें जी, सही हो गया, ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारी स्टाइल शीट सही काम कर रही है। तो अब फाइनली हमने एक आधा स्टाइल ऐप के अंदर डिफ़ाइन कर लिया, बाकी हमने जो है ग्लोबल लेवल पर डिफ़ाइन कर लिया। सो फाइनल स्टेप इज़, मैं आपको एक दफ़ा अब इस पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। बिफोर डिप्लॉयमेंट आपका जो आखिरी स्टेप होता है दैट इज़ के जितनी भी ऐप्स के अंदर ये स्टैटिक फाइल्स हैं, इसके अंदर कोई फ़ाइल तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर है तो वो एक बाहर ग्लोबल फोल्डर में एक स्टैटिक फाइल्स का फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। इवन कि जो इसके अंदर भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो आ जाती हैं एक अलग से स्टैटिक फाइल्स के फोल्डर में। अब उस फोल्डर का नाम क्या होगा जिस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स आनी हैं? उसके लिए यू डिफाइन इट इनसाइड सेटिंग्स के अंदर आप उसका नाम रखते हैं स्टैटिक रूट डायरेक्टरी, ठीक है। सो यहीं पे साथ डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक रूट, ठीक है। अब स्टैटिक रूट जो है आप बेस डायरेक्टरी में ही स्टैटिक फाइल, या आप कुछ भी रख सकते हैं नाम इसका, लेकिन उससे फ़र्क रखें जो आपके एग्जिस्टिंग स्टैटिक का फोल्डर है, ठीक है। अच्छा, ये नाम कहाँ इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो इस टाइम हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं ना, इसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तब तक काम कर रहा होता है जब तक वी हैव डिबग इज़ इक्वल टू ट्रू। जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपने डिबग इज़ इक्वल टू फॉल्स करना होता है, फिर आपके पास कोई भी डिबग मैसेजेस नहीं आते, फिर एरर पेजेस आते हैं, ठीक है। आप जैसे डिबग फॉल्स करेंगे, जो आपकी स्टैटिक फाइल्स जो है ना वो इस तरह ऐप वाली डायरेक्टरी से सर्व होने के बजाय इस वाली डायरेक्टरी से सर्व होंगी। अब इस वाली डायरेक्टरी में स्टैटिक फाइल्स आएंगी कैसे? जब आपने ये स्टैटिक रूट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना, तो उसके बाद सिर्फ आपने एक चीज़ करनी है, यहाँ से सर्वर को एक दफ़ा चलना बंद करें और यहाँ लिखें पाइथन manage.py कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। ये फाइनल स्टेप है डिप्लॉयमेंट से पहले का। सो क्या होता है कि ये जो आपने नाम डिफ़ाइन किया हुआ था, इस नाम से बेस डायरेक्टरी में स्टैटिक फाइल्स का एक फ़ोल्डर बन जाता है, और इस स्टैटिक फाइल्स के अंदर आपकी जितनी भी स्टैटिक फाइल्स कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं ना, वो सारी इसमें जमा हो जाती हैं। तो आपके देखें इस ग्लोबल लेवल पे आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फ़ाइल डाली हुई थी header.js, ठीक है, वो आ गई। इमेजेस के अंदर आपने picture1.png डाली हुई थी, वो आ गई। CSS के अंदर आपने कोई फाइल नहीं डाली थी तो उसने CSS का नेसेसरीली फ़ोल्डर कॉपी नहीं किया, ठीक है। अगर आप
अब यहाँ पे देखें, आपको समझ आएगा कि वो आपने ये जो मैट्रिमनी के अंदर, स्टैटिक के अंदर दोबारा से मैट्रिमनी का फोल्डर बनाया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ है। अगर आप यहाँ मैट्रिमनी के अंदर मैट्रिमनी का फ़ोल्डर ना बनाते तो यहीं पे सी एस एस जे एस के फ़ोल्डर बन जाते जो इनको ओवरराइड कर देते। तो यू हैव अ सेपरेट फ़ोल्डर मैट्रिमनी जिसके अंदर अपनी अलग से सी एस एस है। ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि जब वो एक फ़ोल्डर में सबको जमा करते हैं ना, तो टेम्पलेट्स के केस में भी, टेम्पलेट्स भी ऐसे रीड होते हैं, बस टेम्पलेट्स को आपको अलग से यूँ बनानी नहीं पड़ती, टेम्पलेट्स बैकएंड पे ही एक फ़ोल्डर में जमा होकर रीड हो रहे होते हैं। तो स्टैटिक फाइल्स जो हैं वो एक फ़ोल्डर में जब जमा होती हैं तो उनके कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए ऐप के अंदर जितनी स्टैटिक फाइल्स हैं उसके अंदर आप दोबारा ऐप डायरेक्टरी का नाम देंगे और उसके अंदर स्टैटिक फाइल्स डालेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये जो स्टैटिक फाइल्स हैं ये भी इस्तेमाल नहीं हो रही। जब वो आप डिबग इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे, जो कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते वक्त करेंगे, उस टाइम आप सिर्फ ये फ़ोल्डर यूज़ करेंगे। उस टाइम बाकी सारी स्टैटिक फाइल्स बेशक आप डिलीट कर दें, जो इसके अंदर है ना डिप्लॉयमेंट में, वो चलती नहीं है, चलती सिर्फ ये स्टैटिक फाइल्स वाला फ़ोल्डर है। ठीक है। और इसमें आप ये भी देखें, इसने एडमिन की स्टैटिक फाइल्स अलग से कॉपी की हैं। जो आपका एडमिन इंटरफेस है उसने अंदर से कहीं से ढूंढ के ना ये जो सारी स्टाइल्स की, वो जो आपके एडमिन के अंदर जितने स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं उसके अंदर से भी स्टैटिक फाइल सारी निकाल के इस फोल्डर में डाली, और ये आपकी अपनी बनाई हुई स्टैटिक फाइल्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैटिक फाइल्स मैनेजमेंट इन जेंगो। अगले ट्यूटोरियल हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Preview.